हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7th की बुक के 6 चैप्टर भी कंप्लीट मैं करवा चुकी हूँ। आज 7वां और 8वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने 2 प्रश्न आप लोगों को दिए थे बताने के लिए। तो चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो महाराजा राय सिंह को। और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। लिखा है, देश में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था। इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ किसानों एवं जनजातियों ने आवाज उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो लेसन है इसमें राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए हैं उनके बारे में जानेंगे और जनजाति आंदोलनों के बारे में जानेंगे, प्रजामंडल के बारे में और प्रमुख जन नायकों के बारे में जानेंगे। अच्छा लेसन है क्योंकि किसान आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं राजस्थान में उन सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। लगान यानी कि कर। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गईं। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसान ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो राजस्थान में जागीरदारों और किसानों के मध्य संबंध अच्छे थे। जो जागीरदार थे किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए उनका हस्तक्षेप हुआ, यानी कि अंग्रेजों और राजाओं के मध्य जब सहायक संधि हुई तो अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान यानी कर वसूलना प्रारंभ किया। राजाओं ने क्या किया? यह राशि जागीरदारों से और जागीरदारों ने क्या किया? यह राशि किसानों से वसूली। और अंग्रेजों के साथ साथ राजा और जागीरदार भी ऐशो आराम में पड़ गए और ये जो जितना भी भार बढ़ रहा था वो किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गईं, उनसे बेगार ली जाने लगी। तो किसान परेशान हो गए। उन्होंने विरोध में आंदोलन किए। तो चलिए इन आंदोलनों के बारे में जान लेते हैं। लिखा है, बिजोलिया आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा, यानी कोई भी इसमें हिंसा नहीं हुई। यह 44 वर्षों तक चला और पूर्णतः अहिंसात्मक रहा, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है, यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से
1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। तो 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला और पूर्णतया अहिंसात्मक रहा, ये आपको याद रखना है। 3 चरणों में विभक्त था, तो ये भी याद रखिएगा। और यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। इन दोनों लोगों के आपको नाम याद रखने हैं। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चंबरी कर लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चंबरी कर की लागत माफ कर दी एवं लगान में छूट दे दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव सिंह की इस कार्यवाही का विरोध किया, क्योंकि किसानों पर लागतें बढ़ रही थीं। आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उनको माणिक लाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में यह आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमना लाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाईं। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो साथ में ये भी याद रखिएगा, इस आंदोलन को महिलाओं का भी योगदान मिला है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया आंदोलन के बारे में आपको बता दिया। मुख्य जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है कि 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला है और पूर्णतया अहिंसात्मक रहा है और 3 चरणों में ये विभक्त था। ये इतना आपको याद ही रखना है, बाकी आपको जानकारी तो पूरी हो ही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बेंगू किसान आंदोलन। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। लिखा है बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। तो जब बिजोलिया आंदोलन सफल रहा तो बेंगू के किसानों को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। आगे लिखा है किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। किसानों ने आग्रह किया था पथिक जी से, लेकिन उन्होंने आदेश दिया राम नारायण चौधरी को। आगे लिखा है लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। यानी जो समझौता हुआ राजा और किसानों के मध्य, तो सरकार ने और रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने का आदेश दिया। रूपा जी व कृपा जी धाकड़ घटना स्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल हुए व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गईं व बेगार पर रोक लगाई गई। तो इसमें यह जो आंदोलन रहा ये हिंसात्मक रहा, क्योंकि इसमें क्या किया गया, सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा और जहां किसान एकत्र हुए थे वहां पर गोलियां चला दी गईं और गांव को जलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें रूपा जी और कृपा जी तो घटना स्थल पर ही मारे गए और कई किसान घायल हो गए और कई गिरफ्तार भी किए गए। लेकिन अंत में क्या हुआ, प्रशासन को ही झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी गईं और बेगार पर भी रोक लगा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला किसान आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन। लिखा है सन 1926 में पंडित नैनू रामनारायण चौधरी एवं हरि भाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाल बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन नीमू चाना। लिखा है अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमू चाना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां व बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया, अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों के ऊपर गोलियां जलाकर उन्हें मार दिया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर हुआ। लोग सभा का आयोजन कर रहे थे, लेकिन उसी सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और गोली चलने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां और बच्चे मारे गए। अनेक पशु भी जल गए। तो ये भी हिंसात्मक आंदोलन रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सीकर किसान आंदोलन। लिखा है सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गईं। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी, तो सीकर किसान आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। तो इन नेताओं के नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया, यानी कि हम लगान देंगे ही नहीं, किसानों ने साफ इनकार कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई की, यानी जब किसानों ने लगान देने से मना कर दिया तो ठिकानेदार ने क्या किया, उनकी बेरहमी से पिटाई की, उनको पीटा। आगे लिखा है डूंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आजादी के बाद ही हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य किसान आंदोलन जो हैं उनके बारे में लिखा है। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लाल बाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूकें, तलवारें व भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। तो किसान आंदोलन के बारे में आपको पता चल गया। जितने भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन थे सबके बारे में इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है जनजातीय आंदोलन। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान में भील, मीना, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई हैं। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता है।
जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीना जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गईं। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जनसेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। चलिए, जनजातीय आंदोलन में पहला आंदोलन है भील आंदोलन। लिखा है, भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया, क्योंकि जो जनजाति समुदाय थे उनसे अनुचित लागतें ली जा रही थी, बेगार भी वसूला जा रहा था। तो गोविंद गुरु ने उन्हें जागृत किया कि ये जो अनुचित लागतें आप लोग दे रहे हैं इन्हें ना दें और बेगार को भी ना दें। आगे लिखा है, सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाईं। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। आगे लिखा है, आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एकी आंदोलन कहा जाता है। एकता पर बल दिया यानी एकजुट होने पर बल दिया, तो इसीलिए इसे कहा जाता है एकी आंदोलन। आगे लिखा है, एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। तो ये 21 सूत्रीय मांग पत्र था, ये आप याद रखिएगा, और इसे कहा गया मेवाड़ की पुकार। आगे लिखा है, महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पंड्या तथा हरदेव जोशी को भी जाता है। आगे लिखा है, मीना जनजाति आंदोलन। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, मीना जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीना चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते। ये मीना चौकीदार मीना कहलाई। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीनाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीना जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया। आगे लिखा है, इन कार्डों से मीनाओं में असंतोष फैला। मीना समाज में व्याप्त बुराइयों, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आजादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। तो ये आजादी के बाद समाप्त हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जनजातीय आंदोलन थे उनके बारे में आपको बता दिया। अब है प्रजामंडल। प्रजामंडलों के बारे में जान लेते हैं, फिर प्रमुख जननायकों के बारे में भी जानेंगे इसी लेसन में। तो चलिए प्रजामंडलों के बारे में जान लेते हैं। लिखा है, प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। प्रजा यानी कि जनता। आगे लिखा है, राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। सबसे पहले लिखा है मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। लिखा है, जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। और ये आपको याद भी रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो नाम आपको याद रखना है, जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। आगे लिखा है, भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए
1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कर्पूर चंद पारगी एवं जमना लाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। ये प्रथम प्रजामंडल था, ये आप याद रखिएगा। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल पहले लिख दिया गया है, दूसरे नंबर पर इसको लिखा गया है, लेकिन उसकी स्थापना हुई थी 1934 में और इसकी 1931 में, यानी कि ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। आगे लिखा है 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1938 में जमना लाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। चलिए अगला प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल। लिखा है 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिकलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में मघाराम वैद्य एवं लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। अगला है कोटा प्रजामंडल। लिखा है अभिन्न हरि तनसुख लाल आदि के सहयोग से नैनू राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नैनू राम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रहीं। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। अब लिखा है प्रमुख जननायकों के बारे में, क्योंकि ये जननायक जो हैं इन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जनजातीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रजामंडलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इनके बारे में जानना जरूरी है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रमुख जननायक, सबसे पहले लिखा है गोविंद गुरु। यहाँ चित्र में आप गोविंद गुरु को देख सकते हैं। लिखा है गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना की। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। आगे लिखा है संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। तो जो जनजाति समूह था उन्हें संगठित करने का कार्य इन्होंने किया और उन्हें सिखाया कि शराब, मांस, चोरी, लूटमार इन सभी से दूर रहें। इसके अलावा गांव-गांव में इन्होंने स्कूल खोले, बच्चों को भी पढ़ाया और जो बूढ़े लोग थे उनको भी ज्ञान दिया और रोज स्नान करने और ईश्वर में आस्था रखने की बात भी इन्होंने कही। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अर्जुन लाल सेठी। यहाँ चित्र में आप अर्जुन लाल सेठी को देख सकते हैं।
लिखा है इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। आगे लिखा है सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, केसरी सिंह बारहट के बारे में जान लेते हैं। इन सभी जननायकों से संबंधित प्रश्न रीट में पूछे गए थे, तो मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। लिखा है केसरी सिंह बारहट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राजचुंगटिया, ये आपको याद रखना है, नामक प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो इनका वास्तविक नाम भी याद रखिएगा, भूप सिंह गुर्जर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण मारवाड़ में हुआ था। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया गया था। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। और ये आपको याद भी रखना है, जो क्रांति की योजना बनाई गई थी प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और क्रांति के लिए तारीख निश्चित की गई थी 21 फरवरी 1915। आगे बढ़ते हैं। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ठाकुर जोरावर सिंह बारहट। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। तो ये भी याद रखिएगा, ये केसरी बारहट के छोटे भाई थे ठाकुर जोरावर सिंह। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा भी की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना की 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहे और फिर उनकी अंत में मृत्यु हो गई 1939 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कुंवर प्रताप सिंह। ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे तब इनके परिचित आशा नाडा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गईं। साथ ही क्रांतिकारियों के जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट के सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की
अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही ये शहीद हो गई। तो ये शहीद हो गए थे क्योंकि इन्हें कठोर यातनाएं दी गई, इन्हें प्रलोभन दिया गया कि ये अपनी साथियों की जानकारी दें, लेकिन इन्होंने सभी यातनाएं सही और कोई भी जानकारी, अपने साथियों की जानकारी अंग्रेजों को नहीं दी, ब्रिटिश सरकार को नहीं दी और अंत में अल्पायु में ही ये शहीद हो गए बरेली जेल में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राव गोपाल सिंह खरवा। लिखा है राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। तो ये प्रमुख जननायक थे जिनके बारे में जानना आप लोगों को आवश्यक था। तो इस बुक में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है, इस लेसन में भी अच्छी जानकारी दी गई है और इससे कई प्रश्न बनने की संभावना भी है। चलिए शब्दावली देख लेते हैं। लेसन यहीं पर समाप्त होता है। लिखा है बेगार। बेगार क्या है? बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए किया गया हट यानी आग्रह। लाल बाग तो जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार। और चवरी कर क्या है? तो जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न पढ़ते ही आपको उत्तर आ जाएगा। चेतावनी राज चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखे थे तो केसरी सिंह बारहठ ने लिखे थे और राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से लागतें ली जाती थी 84 प्रकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां लेसन भी इसी वीडियो में कंप्लीट करना है क्योंकि प्रत्येक वीडियो में मैं 2-2 लेसन पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वां लेसन है आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। अच्छा लेसन है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है आखा तीज यानी अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध व दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थीं। आगे लिखा है प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके विकृत रूप से समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गईं। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इन्हें दूर करने की दिशा में कार्य किए। तो पहले जो प्रथाएं प्रचलित थीं, जिनमें दास प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, कन्यावध, ये सभी समाज में फैली हुई थी। ये कुरीतियां थीं और ये समाज में फैल गई थी। तो जो तत्कालीन समाज सुधारक थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इन्हें दूर करने की दिशा में कार्य किए और इन्हें दूर भी किया गया। तो चलिए इन समाज सुधारों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक सुधार के बारे में लिखा है, तो चलिए इन सामाजिक सुधारों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक सुधार के बारे में लिखा है, फिर एक एक करके सबके बारे में बताया गया है। सती प्रथा के बारे में, बाल विवाह के बारे में, सबके बारे में लिखा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक सुधार के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा।
ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है सती प्रथा उन्मूलन। लिखा है सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, और ये आपको याद भी रखना है। आगे लिखा है सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। तो सती प्रथा क्या थी? इसमें क्या था कि यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो महिला को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी। तो सबसे पहले जयपुर राज्य में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। उसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कन्या वध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर राज्यों में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। आगे लिखा है बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। लिखा है कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना, अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। आगे लिखा है दास प्रथा उन्मूलन। लिखा है भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। दास प्रथा यानी कि लोगों को गुलाम बनाना। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आकलन होने लगा था। ये शासक सामंतों एवं धनकों के यहाँ सेवा सुश्रुता के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जा सकता है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, और यही आपको याद रखना है। आगे लिखा है डायन प्रथा निर्मूलन। डायन या डाकन, कंफ्यूज मत होइएगा। लिखा है राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया एवं कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये कुछ कुप्रथाएं थी जिनके बारे में आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो शैक्षणिक सुधार किए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो लिखा है शैक्षणिक सुधार। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्या आश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं।
परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। आगे लिखा है राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न कालक्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा से संबोधित किया, इंडिजीनियस एजुकेशन। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया। तो 19वीं शताब्दी से पूर्व की जो शिक्षा थी उसे देसी शिक्षा कहा गया और इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा कहा गया। आगे लिखा है इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक ओर शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाय एवं केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। यानी जो स्कूल खोले गए थे उनमें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लोगों ने इसका विरोध किया तो ये स्कूल बंद कर दिए गए और आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल खोला गया था अजमेर में। आगे लिखा है 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई, अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा को राजकीय भाषा बना दिया गया था। इसलिए आगे लिखा है प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। आगे लिखा है राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के उद्देश्य से सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम सत्र 1875-76 में प्रारंभ हुआ। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की और ये आपको याद भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला शिक्षा के बारे में लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया और ये आपको याद रखना है। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देसी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए ताकि महिलाओं को भी शिक्षित किया जा सके। अब लिखा है प्रमुख जननायक। इस लेसन में भी प्रमुख जननायक के बारे में बताया गया है, लेकिन ये जो जननायक हैं इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है और महिला शिक्षा के लिए कार्य किए हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने, साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लिखा है भोगीलाल पंड्या के बारे में। तो भोगीलाल पंड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है और ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भोगीलाल पंड्या को। आगे लिखा है इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वांगड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नाना भाई खाट, भील, सेंगा भाई, कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गईं। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा। उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन
13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने, जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगा भाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खाट, सेंगा भाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए उस बालिका ने कितना अच्छा कार्य किया, कितना वीरता का कार्य किया, जो वहां पर इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में किसी ने नहीं कर पाया, और उस 13 वर्षीय बालिका ने वो कार्य किया जो वाहन से घसीट कर उन्हें, यानी कि जो सेंगा भाई थे, उन्हें वाहन से घसीट कर ले जाया जा रहा था, और उस बालिका ने उस रस्सी को काट दिया दांतली से। वह खेत से घास काट कर आ रही थी और उसने क्या किया, भीड़ को हटाकर उस रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। लेकिन जो फौजी वाहन में बैठा था, उसने कालीबाई पर गोली चला दी और वो वहीं पर मर गई। तो अल्पायु में यह बालिका जो थी शहीद हो गई। तो कालीबाई के बारे में आपको इतना याद रखना है, नाम भी याद रखना है, और नाना भाई खाट और सेंगा भाई का नाम भी याद रखना है। इन्होंने जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली थी। लेकिन पाठशाला खोलने के बाद क्या हुआ कि राज्य के जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने नाना भाई खाट को रोका, पाठशाला बंद करने के लिए कहा, और उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद उसी पाठशाला को चलाने के लिए सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे, तो कालीबाई ने उन्हें बचा लिया, लेकिन कालीबाई की हत्या कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है करनी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करनी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। वे 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेल कूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया गया एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जौबनेर यानी जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ था। कृषक यानी कि किसान परिवार में। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही, जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना। यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहां समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1938 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। और ये आपको याद रखना है, हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अपनी पत्नी के साथ रहकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। लिखा है रतन शास्त्री। तो रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें सम्मान मिले, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमुना लाल बजाज अवार्ड प्रमुख हैं। तो जो ये रतन शास्त्री हैं, ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी हैं, ये याद रखिएगा। अभी मैंने आपको हीरालाल शास्त्री के बारे में बताया था, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, तो ये उनकी पत्नी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरी देवी के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारों का बास झुंझुनू जिले में हुआ था। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। मामा बालेश्वर दयाल। लिखा है 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं।
इन्होंने भील जनजाति, विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। तो ये याद रखिएगा। प्रश्न पूछ लिया जाए कि जल, जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया, तो मामा बालेश्वर दयाल। शब्दावली दी गई है। अभिशप्त क्या होता है? साप लगा हुआ। उन्मूलन, समाप्त करना। पांडुलिपि, हस्तलिखित प्रतिलिपि। और प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी, ज्ञानवान। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो लिखा है आजादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? तो सती प्रथा भी प्रचलित थी, डाकन प्रथा, बाल विवाह, तो उपर्युक्त सभी। और 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? अजमेर में। तो 8वां लेसन समाप्त होता है। 7वां और 8वां 2 लेसन इस वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वहां मैंने आपको बता दिया है। 1-2 बार आप वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, आपको खुद ही वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।